नमस्कार। नाइन्थ क्लास हमारा चैप्टर चल रहा है चुनावी राजनीति। आज हम इसकी परिभाषाएं पढ़ेंगे लेसन में। सबसे पहले है मताधिकार का क्या अर्थ है। मताधिकार हर नागरिक का कानूनी अधिकार है। कानूनी अधिकार का मतलब एक कानून ने दिया, संविधान के माध्यम से हमें दिया गया है। ये कानूनी एक होता है मौलिक अधिकार। मौलिक अधिकार सरकार भी नहीं छीन सकती। कुछ विशेष परिस्थितियों में ही मौलिक अधिकारों को छीना जा सकता है, जैसे संकट काल की स्थिति में। लेकिन मताधिकार है ना, ये कानूनी अधिकार है। इसमें हमने पढ़ा था लेसन में भी कि कोई अपराधी है या कोई पागल आदि है, ऐसे व्यक्ति को हम इस अधिकार से वंचित कर सकते हैं। बाकी है कानूनी अधिकार हमें, और इसका प्रयोग करके हम अपने प्रतिनिधि का चयन करते हैं, क्योंकि हमारे देश में प्रतिनिधित्व लोकतंत्र है। जनता अपने प्रतिनिधि चुनकर भेजती है और वो देश का शासन चलाते हैं। तो हमें प्रतिनिधि चुनने का अधिकार है और मताधिकार के माध्यम से हम अपने प्रतिनिधि का चुनाव करते हैं। मताधिकार का महत्व क्या है। मताधिकार द्वारा जो नागरिक है वो प्रशासन या राजनीति में भाग लेने का अवसर मिलता उसको। इसके माध्यम से वो राजनीति में भाग लेता है, इसके माध्यम से वो प्रशासन में भाग लेता है। क्यों? क्योंकि वो वोट डालकर नेताओं का चयन कर रहा है और उसके द्वारा चुने गए नेता हैं वही देश का शासन चला रहे हैं। तो कहीं न कहीं राजनीति के अंदर हर एक मतदाता का भी रोल होता है राजनीति के चयन में। उसके बाद प्रतिनिधित्व लोकतंत्र क्या है, हमने भी पढ़ा है कि जब जनता द्वारा चुने हुए प्रतिनिधि शासन चलाते हैं उसको हम प्रतिनिधित्व एक प्रत्यक्ष लोकतंत्र होता है। जब जनता अगर खुद शासन चलाए ना, वो प्रत्यक्ष लोकतंत्र कहलाता है। लेकिन हमने पढ़ा है कि ऐसा संभव नहीं है, क्योंकि जनसंख्या बहुत ज़्यादा है। तो जनता स्वयं शासन चलाएगी तो फिर निर्णय लेने के लिए सब लोगों को एक जगह इकट्ठा होना पड़ेगा, जो कि संभव नहीं है। इतने लोगों को हम एक जगह इकट्ठा नहीं कर सकते। इसलिए हमने अपनी सुविधा के लिए प्रतिनिधित्व लोकतंत्र का चयन किया है। चुनाव की आवश्यकता क्या है। अगर प्रतिनिधित्व लोकतंत्र है तो चुनाव बहुत ज़रूरी है, क्योंकि चुनाव नहीं होंगे तो फिर हम हमारे प्रतिनिधि कैसे चुनेंगे। मतदाता केवल प्रतिनिधि ही नहीं चुनता, बल्कि चुनाव के द्वारा वो उसका चुनाव करता है जो सरकार बनाएगा, क्योंकि मतदाता के द्वारा चुना गया व्यक्ति ही सरकार बनाएगा, देश का शासन चलाएगा। इसलिए प्रतिनिधित्व लोकतंत्र के लिए चुनाव का होना बहुत आवश्यक है। चुनाव लोकतांत्रिक होने चाहिए। प्रत्येक नागरिक को जैसे एक वोट का अधिकार होना चाहिए। राजनीतिक दलों और उम्मीदवारों को चुनाव लड़ने की भी, कोई भी व्यक्ति अगर चुनाव लड़ना चाहता है, स्वतंत्रता होनी चाहिए। चुनाव स्वतंत्र और निष्पक्ष होने चाहिए। जैसे कि हमने लेसन में पढ़ा है कि हमारे देश में चुनाव आयोग गठित किया गया है और चुनाव आयोग का काम ही है कि स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव करवाए जाए। राजनीतिक प्रतियोगिता, ये कहता है कि चुनाव का मतलब क्या है। राजनीतिक प्रतियोगिता जैसे खेल प्रतियोगिता नहीं होती। खेल में क्या होता है, दो टीमों का आपस में मुकाबला होता है। राजनीतिक प्रतियोगिता में क्या होता है, कई उम्मीदवारों का आपस में मुकाबला होता है ज़्यादा से ज़्यादा वोट लेने के लिए। कई दलों के बीच में आपस में मुकाबला होता है। जैसे खेल के अंदर जब दो टीमों में मुकाबला होता है तो एक टीम जो ज़्यादा गोल करेगी या ज़्यादा रन बनाएगी वो जीतती है। तो इसमें क्या है, जिस दल के ज़्यादा प्रतिनिधि चुने जाएंगे वो दल सरकार बनाएगा, यानी कि हम कह सकते हैं कि वो दल प्रतियोगिता जीतेगा। तो चुनाव एक राजनीतिक प्रतियोगिता होती है। भारत में चुनाव, लोकसभा और राज्य विधानसभा के चुनाव या हमारी जो स्थानीय सरकार है, पंचायतें हैं, जिला परिषद है, सभी चुनाव 5 साल के बाद में होते हैं। प्रादेशिक प्रतिनिधित्व प्रणाली, भारत में चुनाव प्रादेशिक प्रतिनिधि प्रणाली के आधार पर होते हैं, यानी कि एक निर्वाचन क्षेत्र से एक उम्मीदवार चुना जाता है। जैसे लोकसभा के लिए 543 सीट है, तो यानी कि सारे देश को हमने कितने भागों में डिवाइड कर दिया, 543 भागों में। और एक भाग से
एक व्यक्ति चुनकर आएगा। हाँ, वहाँ पर हो सकता मुकाबले में 5 व्यक्ति हो उस क्षेत्र में, लेकिन वहाँ पर जीतेगा एक ही, जिसका ज़्यादा वो फिर वहाँ से चुनकर जाएगा। तो इस प्रकार हम पूरे देश को 543 निर्वाचन क्षेत्रों में डिवाइड करेंगे। हाँ, ये नहीं कि सभी राज्यों में इक्वल रहेगी। जैसे हरियाणा में 10 लोकसभा की सीटें हैं, 10 उम्मीदवार हमारे यहाँ से जीत कर जाते हैं लोकसभा के अंदर। किसी राज्य में 15 है, किसी में 20 है। जनसंख्या के आधार पर पूरे देश से 543 व्यक्ति चुनकर लोकसभा के प्रतिनिधि के रूप में आते हैं। सुरक्षित स्थान, लोकसभा की जो 543 सीटें हैं, इन 543 में से 84 सीटें अनुसूचित जाति के लिए और 47 सीटें अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित है। यानी कि 84 सीटों पर, लोकसभा की 84 सीटों पर केवल अनुसूचित जाति का व्यक्ति ही चुनाव लड़ सकता है। यानी कि वहाँ पर सामान्य जाति का व्यक्ति चुनाव लड़ ही नहीं सकता। जैसे हरियाणा में अम्बाड़ा है, सिरसा है, ये 2 अनुसूचित जाति जनजाति के लिए सीटें आरक्षित है। 47 सीटें देश में अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित है, वहाँ पर अनुसूचित जनजाति का व्यक्ति ही चुनाव लड़ेगा। बाकी जो सीटें बची है 543 में से, उन सीटों पर कोई भी चुनाव लड़ सकता है। वयस्क मताधिकार, हमारे देश में वयस्क मताधिकार है, यानी कि 18 वर्ष से अधिक आयु का चाहे पुरुष है चाहे महिला है, सभी को वोट डालने का अधिकार है। ये कानूनी अधिकार है, क्योंकि पागल या अपराधी है उसको हम मत अधिकार से वंचित कर सकते हैं, लेकिन जैसे मौलिक अधिकार है वो उनको हम छीन नहीं सकते, वो सबके लिए इक्वल है। लेकिन वोट का अधिकार है, ये कानूनी अधिकार है। चुनाव लड़ने का अधिकार, प्रत्येक नागरिक जिसकी आयु 25 वर्ष से ज़्यादा है वो लोकसभा या राज्य की विधानसभा का चुनाव लड़ सकता है। चुनाव लड़ने के लिए शिक्षा की योग्यता निश्चित अभी तक नहीं की गई है। हाँ, हालांकि हमारी जो नीचे की सरकारें हैं, स्थानीय सरकारें हैं, वहाँ शिक्षा की योग्यता निश्चित है। जैसे सरपंच का चुनाव है, तो अगर सामान्य जाति का है तो कम से कम 10 पास होना ज़रूरी है। अनुसूचित जाति जनजाति का तो 8 पास होना ज़रूरी है, वरना वो चुनाव नहीं लड़ सकते। लेकिन हमारे ऊपर के चुनाव में, लोकसभा के चुनाव में, विधानसभा के चुनाव में चुनाव लड़ने के लिए शिक्षा की कोई योग्यता नहीं है। चुनाव आयोग, भारत में एक चुनाव आयोग है जो संविधान के नीचे काम करता है। उसका काम ये है कि देश में स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव करवाए जाए। वो ना तो कार्यपालिका न संसद, दोनों से स्वतंत्र है। वो केवल संविधान के नीचे काम करता है। निर्वाचन सहभागिता, हम देखते हैं कि जब चुनाव होते हैं तो हमारे देश में 60 या 65% लोग ही वोट डालते हैं, जो कि देखा जाए तो कम है। यानी कि हम यहाँ एक बात सोच सकते हैं, यानी कि हमारे देश में 30-35% लोग अपने वोट का इस्तेमाल ही नहीं करते, जो कि एक सोचने वाली बात है। हम वोट डालकर क्या कर रहे हैं? हम वोट डालकर हमारे देश की सरकार चुन रहे हैं। कल को फिर हम कहते हैं सरकार अच्छी नहीं चुनेंगे, नेता अच्छे नहीं हैं। जब हमने वोट ही नहीं डाला तो हम कैसे कहें भी सरकार अच्छी है या नहीं? तो कहता है ये बहुत कम है। 100% मतदान होना चाहिए। सबको अपने वोट का जो अधिकार मिला है उसका प्रयोग करना चाहिए। जब हमें कानूनी अधिकार है, हम अपने देश के भविष्य का चुनाव कर रहे हैं। जब हमारे हाथ में हमारा देश का भविष्य है तो फिर हम उसका यूज क्यों नहीं करते? तो गलत है ये। स्वतंत्र व निष्पक्ष चुनाव होने चाहिए, होते भी हैं भारत में। चुनाव प्रणाली में कुछ दोष भी हैं जो आगे हम लेसन में पढ़ेंगे। चुनावी धांधली, कई बार चुनाव में कई पार्टी या उम्मीदवारों को जीतने के लिए चुनाव में कुछ गड़बड़ी कर देते हैं। ज़बरदस्ती वोट डालना है अपने उम्मीदवार के पक्ष में। ऐसी चुनावी धांधली पहले थोड़ी ज़्यादा होती थी, अब थोड़ी सी सख्ताई है और कुछ मशीनें भी आ चुकी है। पहले तो बेल्ट पेपर के माध्यम से वोट डाले जाते थे। कल मैंने आपको बताया मोहर लगा के मोहर लगती थी पहले तो, अब तो मशीनें आ चुकी है, बटन दबानी होती है। बाकी अब लोग शिक्षित भी हो चुके हैं, सारी चीज़ें जानते हैं। अब चुनावी धांधली बहुत ही कम होती है। मतदान केंद्र पर कब्जा, जब कोई उम्मीदवार या उसके समर्थक है वो गुंडों के सहारे किसी मत जहाँ पर वोट डाले जा रहे हैं उस पर कब्जा कर ले
और वो फर्जी वोट डाल दे। फर्जी वोट का मतलब वोट है किसी और का, डाल दे कोई और, वो होता है फर्जी वोट डालना। तो ताकि उनका मकसद हो जाए कि हम ज़्यादा वोट लें, ऐसा पहले होता था। एक दो चुटपुट घटना तो कई बार आप टीवी के अंदर जब चुनाव होना, चुनाव के शाम को आप चुनाव पूरा होने के बाद शाम को जब न्यूज़ आती है तो तकरीबन आता है भी आज वहाँ पर थोड़ी मतदान में गड़बड़ी हुई है। तो अगर चुनाव आयोग को लगता है कि वास्तव में वहाँ गड़बड़ी हुई है तो चुनाव आयोग वहाँ पर दोबारा वोट डालने का निर्देश भी दे सकता है। निर्वाचन क्षेत्र मैंने भी बताया है भी एक ऐसा भौगोलिक क्षेत्र जहाँ के मतदाता अपना एक प्रतिनिधि चुनकर भेजते हैं, वो उनका निर्वाचन क्षेत्र कहलाता है। आचार संहिता मैंने बताया था कि जिस दिन चुनाव की तारीख डिक्लेयर हो जाएगी, कि चुनाव आयोग ये घोषणा कर दे कि उस दिन चुनाव होने हैं, उसी दिन से आचार संहिता लागू हो जाएगी। आचार संहिता का मतलब है चुनाव संबंधी नियम। चुनाव के कुछ नियम होते हैं भाई कौन क्या नहीं कर सकता, वो तारीख डिक्लेयर होने के बाद वो होते आचार संहिता। वो सभी को पालन करनी होती है, चाहे वो दल सरकार में हो, चाहे वो दल विपक्ष में हो, चाहे कोई भी उम्मीदवार हो, उनको उस आचार संहिता के नियमों का पालन करना होता है। तो ये 19 परिभाषा आप याद करोगे, और इसमें ये जो लास्ट वाली 7 परिभाषाएं हैं 13 से लेकर 19 तक, ये सातों आप लिखोगे, बाकी 19 के 19 याद करोगे आप अच्छे ढंग से। धन्यवाद।